सेबी ने नहीं बढ़ाई बॉन्ड खरीद की सीमा। हालांकि 2017 तक सिस्टम में हर महीने डाले जाएंगे 8,000 करोड़ यूरो। जीडीपी का अनुमान बढ़ाकर 1.7% किया। ईसीबी के फैसले से अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों में गिरावट, एशिया में भी सुस्त शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी करीब 0.5% नीचे। 24 घंटों के भीतर ही यस बैंक ने वापस लिया 6,500 करोड़ रुपए का क्यूआईपी। नियमों में बदलाव का दिया हवाला, लेकिन जानकारों के मुताबिक शेयर में तेज गिरावट से डरा बैंक। राष्ट्रपति की मोहर के साथ ही जीएसटी संविधान संशोधन बिल बना कानून। अब आएगा जीएसटी बिल, मनी बिल की तरह पेश कर सकती है सरकार। और घट सकती है इंडस्ट्री की ग्रोथ। जुलाई में आईआईपी ग्रोथ 2.1% से गिरकर 1.37% रहने का अनुमान। आज शाम आएंगे आंकड़े। सेंसेक्स ने लगातार चारों दिन नए हाईज बनाए इस हफ्ते और आज आखिरी दिन। क्या ऐसा एक और रिकॉर्ड बनने वाला है या फिर थोड़ा सा ग्लोबल संकेत और एफआईएस की खरीदारी धीमी पड़ने से रुकेगा बाजार, और ऐसे में क्या हो आपकी रणनीति, इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत खई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले और एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इनसे जानेंगे कि बाजार को आज किस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी देखिए 27 अंक नीचे आज भारतीय बाजारों की शुरुआत होगी निफ्टी की, ये संकेत दे रहा है। जापान के बाजार में थोड़ी सी गिरावट। चाइना के मार्केट्स देखिए सुस्ती के साथ ट्रेड करें तो पूरा का पूरा एशिया पैक अगर आप नजर डालें तो यहाँ पर बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिल नहीं रही है। नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, उनका आज नेशनल डे है, मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करते हैं वो, और उससे भी थोड़ी बहुत घबराहट एशियाई बाजारों में देखने को मिल रही है। लेकिन यूएस से भी आप देखिए कुछ खास अच्छे संकेत नहीं है। डाउ में गिरावट देखने को मिली, इवन यूरोपीय बाजार भी कमजोर। ईसीबी ने कोई पॉजिटिव सरप्राइज नहीं दिया। ये बताइए, ग्लोबल मार्केट से कोई पॉजिटिव संकेत तो है नहीं आज के दिन। भारतीय बाजार हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन आज अगर नरमी के साथ खुलते हैं, जो एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है, क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? मुझे लगता है संकेत अच्छे नहीं है लेकिन बहुत बुरे भी नहीं, और ऐसे में ट्रेंड में बदलाव हो उतने बुरे संकेत नहीं है। तो मैं सबसे पहले एक चीज पर नजर रखूंगा। आज के लिए निर्णायक और अहम लेवल है 8,900। जब तक 8,900 के ऊपर है मैं किसी तरह से मंदी के मोड में हूं नहीं। देखिए, आज के बाजार को और संकेतों को एक लाइन में रखूं तो सिंपल ये कि दिल कहता है तेजी होनी चाहिए, डेटा कहते हैं कि तेजी होने की संभावनाएं कम है। ठीक है, वही हो रहा है। जो गट फीलिंग है, जो सेंटीमेंट है, वो बाजार को ऊपर खींच रहा है। कल भी आपने देखा सुस्त शुरुआत होने के बाद हमने कहा ना पहले घंटे इंतजार कर लीजिए, फिर देखिए, और उसके बाद बाजार ने क्लियर कट डायरेक्शन दे दिया, दिन के हाई पर जाकर बंद हुआ, नए रिकॉर्ड भी बने। सेम वैसा आज भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि इतनी कमजोरी के साथ शायद आपको एसजीएक्स खुलता हुआ नजर भी आए। बिल्कुल, हाँ, खाली ये है कि बैंक थोड़े कमजोर हो सकते हैं, उसका असर पड़ सकता है। लेकिन हाँ, कुछ संकेत डेटा के लिहाज से सावधानी वाले हैं, वो मैं थोड़ी देर में आगे बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले दो तरीके हैं बाजार को ट्रेड करने के लिए। पहली कमजोरी का संकेत कब आएगा? जब बाजार 8,900 के नीचे ट्रेड करेगा। अगर 8,900 के नीचे ट्रेड नहीं करता तब तक पहला संकेत भी नहीं होगा कमजोरी का। और असली कमजोरी का संकेत तब होगा जब बाजार 8,850 को तोड़ दे। तो 8,900 या 8,900 के थोड़ा नीचे खरीदारी का मौका होगा। अगर 30-40 पॉइंट निफ्टी है नीचे खुल जाता है, आपको 8,900 के आसपास मिलता है, तो 8,850 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 8,950, 8,975 ऊपर का लक्ष्य होगा। दूसरा तरीका ये कि अगर आप बहुत ज्यादा कमजोर ना खुलें, एकदम फ्लैट खुलें या थोड़ा बेहतर हो जाए, अगर एशियाई बाजार इसी तरह से ट्रेड करें जो अभी है भारतीय बाजारों के खुलने तक, तो शायद बहुत कमजोरी ना हो। और ऐसे में आप एक 8,000 ऊपर की तरफ 9,025 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 8,900 के लेवल के लिए। निफ्टी से ज्यादा थोड़ा कंफ्यूजन वाला मामला बैंक निफ्टी में दिख रहा है। बैंक निफ्टी में मुझे क्लियर ट्रेंड नजर नहीं आ रहा। 2 दिनों से बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन ज्यादा हो रहा है, और चूंकि येस बैंक की खबर है जो कि तेजी से गिरेगा भी आज, ऐसे में बैंक निफ्टी 20,200 20,600 की ट्रेडिंग रेंज है और उस रेंज के बाहर निकले। हाँ, बैंक निफ्टी में एक बात बहुत क्लियर दिख रही है मुझे, अगर 20,200 तोड़ता है बैंक निफ्टी तो 200 से 300 पॉइंट की बहुत जल्दी से कमजोरी आ सकती है। फिर बैंक निफ्टी 20,000 भी आपको तुरंत दिखा सकता है। तो अगर सावधानी रखनी है तो निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में रखें, पहली बात। और अगर कमजोरी होनी है तो उसे बैंक निफ्टी लीड करेगा, पहले बैंक निफ्टी गिरेगा बाद में निफ्टी गिरेगा। सेक्टर्स के लिहाज से पॉजिटिव फार्मा और मेरा फेवरेट
लगातार 5वें दिन इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन है, अभी भी तेजी रहेगी। नेगेटिव साइड पर प्राइवेट बैंक्स और कुछ हद तक मेटल्स थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग के शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल, हम यस बैंक की विस्तार से बात करने वाले हैं। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ और जुड़ने वाला है। क्लासिक केस है बुल मार्केट में, जब प्रमोटर्स ग्रीडी हो जाते हैं और जब कंफ्यूजन हो जाता है तो ऐसा ही होता है जैसे कल यस बैंक में हुआ है। इस पर हम बात करेंगे विस्तार से कुछ ही देर में, लेकिन सबसे पहले पूछते हैं संदीप वागले जी से कि वो आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने वाले हैं। हाय संदीप, गुड मॉर्निंग। बताइए, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, चार्ट्स आपको ये संकेत दे रहे हैं अभी भी? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग। सेल के संकेत तो नहीं दे रहे। अगर आप थोड़ा सा हल्के से बेरिश हो जाओ या हल्के से करेक्टिव हो जाओ और आप सेल करो, मैं उल्टी बात करता हूं, तो आप ट्रैप हो जाओगे। तो नीचे खुलता है तो सेल नहीं कर सकते, हाँ ऊपर जाता है तो आप सेल कर सकते हैं, जो जैसे अनिल जी ने कहा। लेकिन मैं फिर भी नीचे में बाइंग की सलाह दूंगा, क्योंकि मेजर ट्रेंड्स इतने जल्दी रिवर्स नहीं होते। जो ब्रेकआउट्स हमने पिछले हफ्ते देखे हैं, मुझे लगता है करेक्शन हो सकता है, कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन रिवर्सल इतने जल्दी नहीं होगा, नए टॉप के पहले तो नहीं होगा। और वो लिहाज से मैं समझता हूं 8910 के स्टॉप लॉस से 9060 के लिए मैं अभी भी बाय करूंगा। बैंक निफ्टी के मेरे लेवल्स होंगे 20,250 ऑन द डाउन साइड, जो स्ट्रांग सपोर्ट है, नहीं लगता है वो टूटेगा, कुछ भी हो जाए। एज इन इतनी नेगेटिव न्यूज आ रही है फिर भी, और अपसाइड कैप है 20,790 800। ओके, चलिए, तो शॉर्ट मत करिए अभी भी, यहां पर आप ट्रैप हो सकते हैं। अगर आप शॉर्ट करेंगे, आप खरीदारी नहीं करनी है तो रुक जाइए। इस समय नई शॉर्ट पोजीशंस तो बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। बुल्स और बेयर्स के बीच में जो ये भिड़ंत है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग है। आप देखिए, बुल्स कहते हैं कि सेंसेक्स निफ्टी 18 महीने के हाई पर है, मिड कैप इंडेक्स लाइफ हाई पर है, लेकिन बेयर्स कह रहे हैं कि आप देखिए बहुत तेज हो चुका है बाजार, और डीआईआईज जो है वही बाजार का मूड खराब कर रहे हैं। 2 दिनों में जिस तरह से डीआईआईज ने करीब करीब 600 करोड़ रुपए की, कल भी देखिए बिकवाली का फिगर आया, एफआईआईज ने कुल 110-11 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है। डीआईआईज भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं बाजार पर। मुझे एक्चुअली डीआईआईज की बिकवाली से ज्यादा दिक्कत हेमंत एफआईआईज के आंकड़ों में ही है। एफएनओ वाले आंकड़े, और लगातार दूसरा सेशन है जब एफआई स्टॉक फ्यूचर में थोड़ा सा मौका मिलता है तेज बिकवाली करे। कल देखिए 950 करोड़ की बिकवाली हुई। कल के ट्रेडिंग स्क्रीन को देखकर लगा नहीं था कि इतना बड़ा आंकड़ा एफआई की बिकवाली का आएगा। तो अगर बाजार को आज रुकना है, करेक्शन देना है, तो ये ग्लोबल मार्केट्स या मारियो द्रागी, इस पर मैं इतना वजन नहीं दूंगा जितना आंकड़ों पर वजन दूंगा। देखिए, क्योंकि बात सिंपल है, तेजी सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से हो रही है, लिक्विडिटी की वजह से हो रही है, और लिक्विडिटी ठंडे होने के संकेत। देखिए, डोमेस्टिक फंड्स बेचे या खरीदे, सेंटीमेंट बहुत ज्यादा असर नहीं डालते हैं, लेकिन हाँ, अगर एफआईआईज की कैश मार्केट में खरीदारी धीमी पड़ती हुई दिखती है। अब दिक्कत एक ही है हेमंत कि हम एक दिन के डेटा से मूड बनाने की कोशिश करते हैं कि कहीं एफआईआईज रुक तो नहीं रहे, दूसरे दिन आपको बड़ा डेटा फिर से दिखता है। तो ऐसे में बढ़िया तरीका ये, डेटा को आप लेवल के साथ मिलाकर देखें, और जब तक बाजार अहम लेवल को नहीं तोड़ता तब तक डेटा को एक लिमिटेड वजन दीजिए। और लिमिटेड वजन कैसे देना है? इन डेटा के दम पर एक बात साफ दिखती है, वो ये कि ऊपर के लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो आप खरीदने के लिए अपने लेवल का इंतजार करें, बजाय कि कूद के खरीदें कि नहीं मुझे ले ही लेना है और जब तेजी हो तभी लेना है। तो जो बाजार करेक्शन का मौका दे रहा है, उस करेक्शन में आपको खरीदारी करनी है। अब मुझे सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है, जिन शेयरों में एफआईआईज की होल्डिंग ज्यादा हो सकता है, कल 950 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है, उसमें काफी कुछ कैश मार्केट में यस बैंक की डिलीवरी बिकी हो, पॉसिबल है, उस वजह से स्टॉक फ्यूचर्स में वो बिकी हो, पॉसिबल है, उस वजह से आंकड़े आपको थोड़े खराब दिख रहे हैं। कुछ 1-2 और स्टॉक जो एफआईआईज की होल्डिंग वाले कल वायदा कारोबार में गिरे, तो स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली का आंकड़ा वहां से दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल एक बात साफ है कि अभी तक ये संकेत नहीं कि एफआईआईज बिल्कुल छोड़ के निकल जाने वाले मूड में है, लेकिन ये भी संकेत नहीं कि आप इन डेटा के दम पर 9000 को पार कर लेंगे। तो वक्त बिताना है, और वक्त बिताने के लिए अल्टीमेटली रेंज से बाहर निकलने के लिए 2 कॉम्बिनेशन, ग्लोबल मार्केट्स और एफआईआईज का एक्शन, दोनों मिलाकर डिसाइड करेगा 8850 के नीचे गिरना है या 9000 की तरफ बढ़ना है। ओके, लेकिन आज का टॉपिक क्या है ये जानते हैं संदीप से। संदीप, बताइए एक शेयर जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं देख रहा हूं आपकी लिस्ट में सारे के सारे बाय साइड के ही स्टॉक्स हैं। हेमंत, आईआरबी इंफ्रा ने जिस तरह से कल ब्रेकआउट दिया है, ओवरऑल वीकली पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो मुझे लगता है अच्छी खासी मूव आनी चाहिए। आज अगर हमको हल्की सी करेक्टिव मूव मिलती है तो वो लेने की अपॉर्चुनिटी होगी, और ये मेरा कॉल आज के लिए नहीं होगा, अगले हफ्ते के लिए होगा। ये 244 के स्टॉप लॉस से बाय करिए फॉर अ टारगेट ऑफ 270, जो 5 या 7 दिन में आ सकता है। ओके, तो आईआरबी इंफ्रा के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। एफएनओ के संकेत बताइए, उसके बाद आपसे यस बैंक के बारे में भी बात करेंगे। एफएनओ के संकेत किस तरह से मिल रहे हैं भारतीय बाजारों में? वायदा कारोबार के संकेत थोड़ी सावधानी के हैं,
क्योंकि लगातार तीसरा दिन है फिर से पुट कॉल रेशियो बढ़कर आया है और 1.23 पर है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अलार्मिंग लेवल है और यहां से घूम जाएगा, लेकिन आप समझिए 1.23 पर है, 9000 की तरफ निफ्टी बढ़ता है, ये पुट कॉल रेशियो आपको 1.28 1.3 पर मिलेगा इंट्राडे में। वो लेवल मैं नहीं खरीदूंगा। मेरा फंडा बहुत क्लियर है कि जो बहुत अहम लेवल है, और सबसे अहम लेवल ये होता है जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हो, और यह हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 9000 के कॉल्स पर आज का नहीं है, पूरी सीरीज का है, इस सीरीज का भी और पिछली सीरीज का भी। तो कम से कम मंदी करने वाले ट्रेडर्स और तेजी करने वाले ट्रेडर्स भी एक बार की तो 9000 को टारगेट मानकर चल रहे हैं। जी हाँ। जब पुट कॉल रेशियो आपको ओवरबोट जोन में जाता हुआ दिखे और अहम लेवल आपके सामने, तो वहां पर इंतजार करें खरीदारी का। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इस लेवल को बाजार पार नहीं कर सकते या 9120 नहीं दिखेगा, लेकिन वहां रुकना पड़ेगा आपको, और वहां से पार निकलने के लिए कुछ बड़ा चाहिए, कुछ बड़ा पॉजिटिव चाहिए, जो अभी आपको दिख नहीं रहा, न डेटा में दिख रहा है और न ही आपको न्यूज फ्लो में दिख रहा है। तो ऐसे में 9000 का लेवल 1.3 के आसपास पुट कॉल रेशियो, तेजी की पोजीशन है, प्रॉफिट बुक करके इंतजार करें या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपना होल्ड करें। पहला तो ये बात होगी। दूसरी बात क्या है, अभी भी पुट में अच्छी खासी एक्शन होती दिख रही है। 8700, 8800, 8900। तो आज मैंने 8900 को क्यों निर्णायक लेवल चुना है, दो रीजन से। एक तो एक कल हमने 8900 के लेवल को होल्ड किया, एक बार की 4 पॉइंट नीचे फिसले तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा है कि 8900 के लेवल पर लगातार 3 दिनों से अच्छी पोजीशंस बनती हुई दिख रही है 9-6 लाख शेयरों की, तो वहां पोजीशन काफी बनी हुई। तो तेजी करने वाले जो ट्रेडर्स हैं, पहला लेवल वो है जिसे होल्ड करने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी में कोई खास बदलाव है नहीं, तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा सावधानी के साथ ट्रेड करें, ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट बुक कर लें। और जनरली आज के लिए वैसे आप कहेंगे तो संकेत दो न्यूट्रल है कि एफआईएस के डेटा न्यूट्रल है, एफएनओ के डेटा न्यूट्रल है, नेगेटिव साइड पर ग्लोबल मार्केट्स है और कुछ डीआईस के डेटा है। लेकिन आज मैंने पांचवा एक और ट्रिगर जोड़ा है और वो टेक्निकली बाजार अभी कमजोर नहीं हो रहे हैं, और इसीलिए कह रहा हूं कि दिल कहता है कि तेजी होनी चाहिए, डेटा कह रहा है कि तेजी शायद ना हो या बाजार अटके। तो आराम से कल ही की तरह पहले घंटे रस्साकशी होने दे, 1-1.5 घंटे देखें, जोर आजमाइश होने हाँ आराम से, कोई जल्दी जरूरी थोड़ी 9-15 पे पहला सौदा आप ही का होना चाहिए। तो आराम से देखें, इंतजार करें और एक बार बाजार सेटल हो जाए, डायरेक्शन दिखाए, उसके बाद आराम से ट्रेड करें। या तो 8975 को पहले पार करने दे ताकि 50 पॉइंट का इंट्राडे मूव मिल जाए, या 8900 को गिरने दे ताकि 50 पॉइंट का इंट्राडे आपको मूव मिल जाए। ये सबसे बेहतरीन रणनीति हो सकती है आपकी। बिल्कुल। चलिए, तो फिर से वही रणनीति है कि एक तरह से जोर आजमाइश होने दें बुल्स और बेयर्स के बीच में, और उसके बाद जिस तरफ ट्रेंड हो उसको आप फॉलो करें। लेकिन अब देखिए, आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, सोमवार को कारोबार होगा, फिर मंगलवार को भारतीय बाजार बंद है, तो ट्रंकेटेड वीक है अगला हफ्ता। तो यहां पर थोड़ा कॉशियस होने में कोई हर्ज है नहीं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मयूरेश जोशी जी को जोड़ेंगे ब्रेक के उस पार, और चर्चा होने वाली है यस बैंक पर। आज यस बैंक के स्टॉक में क्या होगा? 2 दिनों से देखिए बड़ी तगड़ी गिरावट देखी जा चुकी है। QIP इशू आया, उसके बाद प्रमोटर्स कह रहे हैं कि क्लैरिटी नहीं थी, उनको वापस लेना पड़ा, लेकिन बाजार के में विस्पर्स किसी और तरीके के हैं। तो आज इस कंफ्यूजन के बीच में यस बैंक में क्या होगा? ये वो स्टॉक है जिसने एक साल में 80% से ज्यादा की रैली दिखा चुका है, और आज आपको इसको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया अब ये जानने का कि 5 एक्सपर्ट निफ्टी को आज किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। नीरव बकारिया की राय देखिए आपकी स्क्रीन पर। तेजी की राय है 9020 का टारगेट, 8890 का स्टॉप लॉस भी। सिमी भौमिक खरीदेंगे 8880 स्टॉप लॉस, 8980 9000 लक्ष्य। और मानस जायसवाल भी खरीदेंगे और टारगेट देखिए 9075 का सबसे अग्रेसिव अब तक का, 8890 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। IDBI कैप्स के AK प्रभाकर भी हैं बुलिश, 8870 उनका स्टॉप लॉस, 9100 का लक्ष्य। तो अब प्रभाकर साहब का टारगेट सबसे अग्रेसिव हो गया है। और हमारे आखिरी एक्सपर्ट की राय भी देखिए तेजी करने की है, मुदित गोयल SMC ग्रुप के, 9020 का टारगेट, 8900 का एक स्टॉप लॉस भी। तो पांचों के पांचों एक्सपर्ट भारतीय बाजारों पर बोले 8870 से 8900, ये 30 पॉइंट की रेंज है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ऊपर 8980 से लेकर 9020 यानी कि ये 40 पॉइंट की रेंज में जाकर रुकेगा बाजार। ये है हमारे पांचों एक्सपर्ट्स की राय।
चलिए, ये तो 5 एक्सपर्ट्स की राय, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक आज सुबह का होने वाला है यस बैंक। ये आज किस तरह से खुलेगा? देखिए, कल इसका QIP खुला था, 6,700 करोड़ रुपए कंपनी की जुटाने की योजना थी। प्राइस बैंड 1350 से 1410 के बीच में तय किया था। और राणा कपूर जी की कल हमने आपको आवाज सुनाई, वो कह रहे थे 1400-1410 के बीच में उनको उम्मीद है कि ये QIP पूरा भर जाए। लेकिन अचानक से देखिए, QIP उन्होंने वापस ले लिया। पहले आपको सुनाते हैं यस बैंक के चेयरमैन राणा कपूर ने QIP वापस लेने के बाद क्या हवाला दिया, क्यों QIP वापस लिया, क्या कह रहे हैं वो? The fact that when we keep it open for 2 days and there is lack of understanding of the regulation, then why is the issue not being closed on the spot? The interpretation of the regulation, if it requires for it to be kept open for 2 days, creates uncertainty on the issue. तो राणा कपूर जी कह रहे हैं कि QIP की जो गाइडलाइंस है उसमें फेरबदल हुआ है, और वो फेरबदल जो हुआ है उससे कंफ्यूजन हुआ, और उस कंफ्यूजन के चलते अब उन्होंने QIP वापस ले लिया। आप अनिल बाजार मानेगा इस बात को? क्या ये कह रहे हैं? ये हिंदुस्तान में तो कई सारी सही और सच बातें होती है, उन्हें भी लोग मानते नहीं है। तो इस पर कितना भरोसा करेंगे? देखो, सिंपल बात क्या है, यस बैंक खुद अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है। मोतीलाल ओसवाल और गोल्डमैन सैक्स इनके लीड मैनेजर थे, बुक रनर थे। अब कौन ये मानेगा कि इनको गाइडलाइंस का पता नहीं था? ठीक है ना, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अब चूंकि 3 दिन चलो इश्यू ओपन रखना है, तो इन्वेस्टर्स प्राइस को लेकर थोड़े से चिंतित थे, ये राणा कपूर साहब का कहना है। अब अगर 6,500 करोड़ का इश्यू है और ऐसे इन्वेस्टर आ रहे हैं जो सिर्फ 2 दिन के लिए पैसा लगा रहे हैं कि 2 दिन प्राइस ऊपर नीचे हो जाए और वो चिंतित हो जाए, 90 दिन का लॉक इन होता है। हाँ, तो फिर तो कौन पैसा लगा रहा है फिर? दूसरी बात। तीसरी बात, देखिए, एक चीज समझना चाहिए, और ये मुझे लगता है 2007-8 में बहुत सारे प्रोमोटर्स ने अच्छे तरीके से समझी है कि जब बाजार से अच्छे वैल्यूएशन पर पैसा मिल रहा है ना, ले लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब आप बहुत लालच करते हैं कि नहीं हमें 1400 में ही करना है, 1410 में ही करना है, ऊपरी बैंड पे ही करना है, हमारी मूंछ का सवाल है, तो फिर वो चलता नहीं है इस मार्केट में। इस मार्केट में क्या फर्क पड़ता है? आपको $1 बिलियन की जगह $800 मिलियन मिल गए, 1400 की 10 की जगह 1370 मिल गया। और वैसे भी 2016 में 80% तो दौड़ चुके। अब मालूम है यस बैंक की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? 350 रुपए आज बुक वैल्यू है। अगर यही आप करते मेरे ख्याल से 105-110 रुपए बुक वैल्यू और बढ़ जाती है, तो आपकी 400 के ऊपर बुक वैल्यू हो जाती है, तो आपके लिए वैल्यूएशन उतना महंगा नहीं दिखता। 3 टाइम आप बुक वैल्यू देते हैं 450 की, और 50 रुपए की चलिए समझो कमाई भी, समझो कि कमाई से 50 रुपए की बुक वैल्यू बढ़ेगी। 500 रुपए की बुक वैल्यू पे 1500 रुपए का भाव अखड़ता नहीं है, बिल्कुल। लेकिन अब 300 रुपए की बुक वैल्यू, अगर वैल्यूएशन के हिसाब से फिर आप देखेंगे तो स्टॉक का भाव 1000 रुपए के ऊपर क्यों टिकना चाहिए जब तक अब दूसरा QIP न लाए या जब तक ये इक्विटी डाइल्यूट ना करें। तो यस बैंक के लिए पहली बात टॉप बन चुका है। दूसरी बात, अब गिरेगा कितना? हो सकता है आज बहुत तेज गिरावट होनी भी चाहिए, लेकिन दिक्कत एक ही है कि ये स्टॉक बहुत कॉर्नर्ड एक तरह से, कि जिनको पसंद है उनको पसंद है। हो सकता है कि बाजार ये माने कि अगर प्रोमोटर औने पौने दाम पर बेचने के लिए तैयार नहीं, और प्लस कल शॉर्ट्स काफी बने, तो निचले स्तर से एक रिकवरी आने की संभावना से मैं इनकार नहीं करता, लेकिन उछाल में लोग बेचेंगे। लेकिन अब इस स्टॉक को खरीदने वाले लोग हो जाएंगे कम, बेचने वाले हो जाएंगे ज्यादा। बिल्कुल, तो अनिल ने काफी इंपॉर्टेंट बात कही है। देखिए, ये पैसा जो जुटा रहे थे उससे इनकी बुक वैल्यू बढ़ रही थी 100 रुपए के आसपास की, और अब वो तो देखिए बढ़ने वाली नहीं है। बाजार ने वो 100 रुपए पहले ही फैक्टर इन कर लिए थे, बढ़ने वाली है, लेकिन आज यहां पर गिरावट देखने को मिलेगी। 2 दिनों की गिरावट के बाद अगर आज उछले तो बिकवाली करने की राय अनिल साफ तौर पर निकल कर आज तो उछाल आएगी नहीं, बस निचले स्तर से थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ जाए तो आ जाए, उछाल नहीं मिलेगी। बिल्कुल। चलिए, पृथ्वी हल्दिया जी से भी पूछेंगे, तो फिर ये कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जाने माने एक्सपर्ट हैं, कंपनियों कई सालों से वो ट्रैक कर रहे हैं कि वो किस तरह से देख रहे हैं, प्रमोटर्स ने जो बात कही, जो बयान दिए, उनको वो किस तरह से रीड कर रहे हैं, और ये जो QIP पे कंफ्यूजन हुआ है इसको वो कैसे रीड कर रहे हैं, उनका पर्सपेक्टिव भी हम आपके सामने थोड़ी ही देर में पेश करेंगे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, और हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से वो और 5 स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर आज जरूर होनी चाहिए। और सबसे पहले देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के नतीजे जो कल बाजार बंद होने के बाद आए, EBITDA मार्जिन सबसे बेहतर है। पहले तो देखिए घाटा बढ़ता हुआ नजर आया है, 535 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान, तो नुकसान थोड़ा बढ़ गया है। आय में मामूली सी बढ़त है,
लेकिन इबिडा ये बढ़कर आया 88 करोड़ से बढ़कर 233 करोड़ और मार्जिन जो 1% थे वो बढ़कर 2.5% आते हुए दिखे। हालांकि आय में कुछ अदर इनकम के आंकड़े भी हैं। बिल्कुल, तो 4 दिनों में 15% की तेजी हो चुकी है। 4 क्वार्टर्स के बाद एबिटा पॉजिटिव आया जरूर है, लेकिन देखना होगा आज ये शेयर किस तरह से रिएक्ट करता है। जेएसपीएल पे रखिए नजर। यहां पर उम्मीद थी कि नतीजों के साथ साथ कुछ डीलीवरेजिंग प्लान भी पेश करेगी कंपनी, और वो प्लान नहीं आया है, तो आज जेएसपीएल के स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। घाटा देखिए 542 करोड़ रुपीस से बढ़कर 1080 करोड़ रुपए आ गया। और ध्यान रहे जेएसपीएल का स्टॉक है वायदा कारोबार के बैन में, तो आज इंटरेस्टिंग होगा पोजीशन खत्म होने के बाद क्या बैन से बाहर ये स्टॉक कल निकल पाता है या नहीं। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज ये एक और स्टॉक है जहां पर नतीजे कल ठीक दिख रहे हैं। लॉस से मुनाफे में जरूर आई है कंपनी। 45 करोड़ का नुकसान था, 12 करोड़ का प्रॉफिट आया, लेकिन आय में कोई खास बढ़त नहीं। 3.5% की इबिडा लेवल पर अब भी कंपनी लॉस कर रही है, लगभग 30 करोड़ का लॉस आया है। और मदरसन सुम्मी एक और कंपनी जिसने क्यूआईपी अपनी बुक खोली कल 371 से 320 रुपए के 317 से 320 रुपए के बीच में इन्होंने अपना प्राइस बैंड रखा है। और अब देखना होगा कि इनको किस तरह का रिस्पांस मिलता है। कल हमने देखा था बाजार को भनक थी, हम ही ने आपको यहां पर बताया था कि इसका क्यूआईबी आने वाला है, और आप देखिए इसी क्यूआईबी के प्रेशर के चलते 2.5% की गिरावट कल देखी जा चुकी है। क्रॉम्पटन कंज्यूमर्स, क्रॉम्पटन ग्रीव से अलग होकर लिस्ट हुई है कंपनी क्रॉम्पटन कंज्यूमर, और यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर, आरबीआई ने विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 100% कर दी है, यानी कि पूरी की पूरी इक्विटी अब विदेशी निवेशक खरीद सकते हैं। स्टॉक पर एक्शन दिखेगा आज। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। कल भारतीय बाजार बंद होने के बाद देखिए तिमाही नतीजे आए हैं सेल और जेएसपीएल पे। इस पर हम नियति से बात करेंगे और हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप बागले जी तो थे ही, मयूरेश जोशी जी भी हैं हमारे साथ, और आशीष चतुर्मोहता भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। तो अपने एक्सपर्ट से हम पूछेंगे कि इन नंबर्स के बाद आज इन शेयरों को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं। नियति हाय, बताइए सेल और जेएसपीएल क्या राय निकल कर आ रही है। सेल पे तो ब्रोकरेजेस बिल्कुल अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं हेमंत। इन्होंने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ बदलाव किए हैं, उसके बाद भले ही आपको ऑन द फेस ऑफ इट फिगर्स बेटर लग रहे होंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिहाज से देखा जाए, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ एकदम म्यूटेड थी, और जेफरी जैसे ब्रोकरेज हाउस आपको अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। टारगेट प्राइस इनका 32 का है। 41% मौजूदा भाव से आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। मार्जिन प्रेशर जो है वो आगे चलकर भी दबाव जारी रहेगा। इनको उम्मीद नहीं है कि ये वो ठीक कर पाएंगे, और एबिटा वापस से एक लॉस में दिखा सकता है, ऐसा मानना है जेफरीज का। डॉयचे बैंक सेल का कॉल, यानी आपको बिकवाली करने की सलाह दे रहा है। टारगेट प्राइस इन्होंने हालांकि बढ़ा करके अब 31 का किया है। 43% का डाउनसाइड इन्होंने भी यहां पर दर्ज करने की इनको उम्मीद है। जेपी मॉर्गन बिल्कुल सीएमपी के आसपास का इनका न्यूट्रल का कॉल है, और टारगेट प्राइस 55 का इन्होंने दिया है। कॉशियस ये रहेंगे आगे चलकर के किस तरह से ये नतीजे अपने पेश करते हैं, क्या फिर वो घाटे में जाएंगे या नहीं, इस पे इनका ध्यान जरूर होगा। जेएसपीएल कल जैसे उन्होंने अपने नंबर्स पेश किए, इक्विटी जो डाइल्यूशन की बातें थी वो मैनेजमेंट की कमेंट्री में लिख के नहीं आई है, और ओवरऑल लोअर देन एक्सपेक्टेड ही नंबर्स आए हैं। लेकिन क्रेडिट स्विस मेंटेन करा अपना आउट परफॉर्म का रेटिंग, 110 का इनका लक्ष्य है, 26% का अपसाइड है। मगर यूबीएस न्यूट्रल का कॉल मेंटेन करा है, 70 का इनका लक्ष्य है, जो कि 20% डाउनसाइड पोटेंशियल दिखाता है अगले 12 महीने के लिए। ओके, तो ये तमाम रिपोर्ट्स जेएसपीएल और सेल पर देख लेते हैं आज क्या एक्शन होगा, और ये एक्शन बताने के लिए वागले साहब के साथ साथ मयूरेश जोशी और आशीष चतुर्मोहता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, राय आपसे लेता हूं सेल पर। पहले तेजी तो अच्छी हुई है, पिछले 4-5 सेशन में तो भाग गया स्टॉक, अब क्या आज थोड़ा ठंडा होगा, क्योंकि नंबर इतने दमदार नहीं है कि ये तेजी जस्टिफाई कर सके। गुड मॉर्निंग अनिल जी। बिल्कुल 11% का इजाफा हमें देखने को मिला है इस पूरे मंथ की शुरुआत से स्टॉक में, और अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट में एडिशन था, तो देख के तो ये लग रहा था कि ये स्टॉक कहीं 60-62 के लिए तैयार हो रहा है। पर जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं, अभी देखना होगा कि रिजल्ट के बाद एक फर्स्ट रिएक्शन के बाद क्या स्टॉक अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। अगर से 50-51 के लेवल के ऊपर हम देखते हैं 12 और 1 बजे के बाद भी अगर से स्टॉक संभल के रहता है, तो शायद एक वापस एक फ्रेश स्ट्रेंथ इसके अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जो है वो क्लियरली लॉन्ग साइड पे बना है और रिजल्ट के पहले बना है। तो देखना होगा कि क्या ये रिएक्शन कितना आता है, और अगर से 50 के नीचे स्टॉक सस्टेन होता है तो डेफिनेटली उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। बट मैं समझता हूं थोड़ा वेट करना चाहिए, और 12-1 बजे के बाद अगर से स्टॉक 51 के ऊपर सस्टेन करे तो एक पॉजिटिव साइन स्टॉक के लिए होगा। ऑलराइट, चलिए तो 4 दिनों में 15% की रैली, और अब नंबर्स एक्सपेक्टेशन से थोड़े से कमजोर, तो नजर रखेंगे इस शेयर पर।
JSPL एक और ऐसा स्टॉक है जिसके नतीजे देखिए एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाए। यहां पर भी मिक्स क्वार्टर आप कह सकते हैं। बाजार को उम्मीद यहां पर यह भी थी कि कुछ डीलीवरेजिंग को लेकर अपना प्लान पेश करेंगे, लेकिन वो भी नहीं आया है। मनीष जी, हाय, गुड मॉर्निंग। आप कैसे देख रहे हैं JSPL के नंबर्स को? मॉर्निंग हेमंत जी, आई थिंक प्योरली नंबर्स के फ्रंट पर मेरे हिसाब से आई थिंक डिसअपॉइंटिंग थे, और जैसे मार्केट्स उम्मीद लगाए बैठा था, आई थिंक कोई कंस्ट्रक्टिव अनाउंसमेंट्स हुई नहीं ऑन हाउ दे विल प्रॉब्ली डीलेवरेज देयर बैलेंस शीट। तो क्लियरली आई थिंक स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा, एंड मेरे हिसाब से आई थिंक वन रियली नीड्स टू बी कॉशियस इन दिस स्पेस। तो JSPL के भी अंडर परफॉर्म करने की पूरी संभावना वायदा कारोबार के बैन में है। देखते हैं आज क्या नतीजे के बाद कुछ पोजीशंस हल्की होती हैं और उसके बाद बैन से ये बाहर निकल पाता है या नहीं। लेकिन इसके अलावा कुछ और रिपोर्ट्स हैं और उसका जायजा लेते हैं। नीति से बताइए, नीति और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आज आपके पास? CLSA और डॉइचे बैंक की आज इंडिया स्ट्रैटेजी की रिपोर्ट्स में देख रही थी, और खास बात यह है कि दोनों ही ने आज IT सेक्टर को डाउनग्रेड किया है या अंडरवेट है। CLSA बड़े डाउनग्रेड्स दे रहा है। जो नियर टर्म सॉफ्टनेस है वो आगे भी बरकरार रहेगी। डाउनग्रेड करें टेक महिंद्रा को, सेल का कॉल यानी बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। 510 का लक्ष्य था, अब इसे घटा के 440 का कर दिया है। मौजूदा भाव से आपको 4 से 5% की गिरावट ये शेयर दिखा सकता है। TCS को इन्होंने डाउनग्रेड किया है टारगेट प्राइस के तौर पर। 3000 का इनका लक्ष्य था, 2850 का अब इन्होंने लक्ष्य कर दिया है। अर्निंग्स के एस्टिमेट्स को अपने कट कर रहे हैं 1 से 3%। ये मान के चल रहे हैं कि जो नियर सॉफ्टनेस है, जो मंदी है IT सेक्टर का जो डर है, वो आगे भी जारी रहेगा। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ एक हिट होगी 1 से 2% की, और EPS अगले 2 से 3 साल के लिए 2 से 7% के आसपास एरोड हो सकते हैं। हालांकि इन्होंने इंडिगो को अपने डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन प्ले में शामिल किया है, और ये ओवरवेट है ITC, अंबुजा सीमेंट, पावर ग्रिड, RIL और OMCs पर। ओवरवेट ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर भी हैं, और ये लार्जली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर निवेश करने की आपको सलाह दे रहे हैं। HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक और ICICI बैंक में आप निवेश करके चलिए। और अगर PSU में आपको दाव लगाना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। डॉइचे बैंक भी सबसे बड़ा इनका अंडरवेट सेक्टर IT सेक्टर ही है। इन्होंने टॉप सेल कॉल में सीमेंस और HCL टेक को जोड़ा है। मिड कैप में इनके कई सारे टॉपिक्स हैं। क्यूमेंस, GSK कंज्यूमर, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, SKF वर्लपूल में आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। वहीं लार्ज कैपेक्स में HPCL, M&M, नेस्ले, NTPC, SBI, सन फार्मा, UPL, अरबिंदो फार्मा, भेल, BPCL और हीरो मोटोकॉर्प में आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। ओके, तो बड़े डाउनग्रेड्स आते हुए और आए भी क्यों ना, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, माइंडट्री, और कल हमने देखा TCS ने भी जिस तरह से आगे के आउटलुक के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया है, चिंता जताई है, तो बड़े डाउनग्रेड्स तो आज आने ही थे। मयूरेश, इस सेक्टर को अब आप किस तरह से अप्रोच करेंगे? इंडेक्स देखिए 52 हफ्ते के निचले स्तर के आसपास पहुंच गया है। क्या और गिरावट संभव है यहाँ पर? IT सेक्टर पर क्या राय है? नहीं, बिल्कुल हेमंत जी, आई थिंक ये सेक्टर अंडर परफॉर्म कर सकता है, और मुख्य कारण यही देखिए कि Q1 के नतीजे आई थिंक वेज कॉस्ट और वीजा एक्स के कारण आई थिंक सॉफ्ट रहे थे। Q3 और Q4 ट्रेडिशनली वीक रहते हैं। अगर Q2 में प्रॉफिट वार्निंग्स आती हैं, जैसे कॉग्निजेंट, माइंडट्री, TCS दर्शा रहा है, मेरे ख्याल से आई थिंक फॉर द लार्जर पार्ट ऑफ FY17 जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ हम अज्यूम करके चल रहे हैं फॉर द सेक्टर एज अ होल, आई थिंक वो थ्रेट में रहती है। दूसरा, आई थिंक एक्सपोजर्स देखें आप तो BFSI कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली, TCS के लिए 40%, इन्फोसिस के लिए 32.8%, एंड अगेन आई थिंक दिस इज अ मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू जहां पे आई थिंक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग और डिस्क्रिशनरी डिमांड क्लाइंट साइड से आई थिंक थोड़ी वेनिंग होती हुई दिख रही है। तीसरा, ज्योग्राफिकली अगर एक्सपोजर देखें तो US अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 54% TCS के रेवेन्यूज के लिए, और उसमें अगर मैं यूरोप जोड़ लूं जहां पे ब्रेक्सिट के फियर्स nobody really knows at this point of time and which can get paid out in Q3, Q4, I think वहां पे एक एडिशनल प्रेशर आ सकता है। तो डेफिनेटली आई थिंक एबिट मार्जिन पे आई थिंक प्रेशर आएगा। जो EPS के अनुमान हम लगाए बैठे थे 150 रुपया TCS के लिए, 70-71 रुपया इन्फोसिस के लिए, वहां पे शायद कट्स देखने मिले, जिसके लिए आई थिंक थोड़ी डी रेटिंग हो सकती है इन दी स्टॉक्स। तो मेरे ख्याल से आई थिंक IT सेक्टर विल लार्जली अंडर परफॉर्म FY17। ओके, तो ये राय है आपके लिए IT सेक्टर पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे प्राइम डेटाबेस के फाउंडर और चेयरमैन पृथ्वी हल्दिया साहब से। जानेंगे उनसे कि कल यस बैंक ने जो अपना QIP वापस ले लिया और वजह दी कि सेबी की गाइडलाइंस के चलते। अब क्या वाकई में गाइडलाइंस में कुछ ऐसा बदलाव हुआ है जो पहले पता नहीं था, अचानक से नई गाइडलाइंस आई है, और इस तरह के मामलों को कैसे देखा जाए, खास तौर से तब जबकि वो हल्दिया साहब सेबी के मामलों की बड़ी गहरी पकड़ और जानकारी रखते हैं। तो यस बैंक के QIP पर ये पूरा जो विवाद चल रहा है, इस पर विस्तार से करेंगे चर्चा इस ब्रेक के बाद।
यस बैंक QIP इशू भरने की नौबत आ गई थी। अचानक से कल शाम को डेवलपमेंट ये हुई कि 2 दिन और खोला जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद यस बैंक के चेयरमैन राणा कपूर साहब ने कहा नहीं, हम तो इशू बंद ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ सेबी की गाइडलाइंस को लेकर कंफ्यूजन हो गया था कि इशू 3 दिन खुला रहना चाहिए, जिसका अंदाजा न उन्हें था न उनके मर्चेंट बैंकर्स को था, और अब इशू पूरी तरह से रद्द ही कर दिया, भाव भी टूट गए। अब ये तमाम मुद्दे हैं जिस पे बाजार के लोगों की नजरें बनी हुई है और लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। पृथ्वी हल्दिया साहब हैं हमारे साथ, प्राइम डेटाबेस के फाउंडर और चेयरमैन, सेबी के मामलों की बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं। हल्दिया साहब, पहली बात तो हम यही जानना चाहते हैं, क्या कुछ गाइडलाइंस में ये 2-4 दिनों में ऐसा कुछ बदलाव हुआ है कि जिसकी वजह से न मर्चेंट बैंकर्स को अंदाजा था, और यस बैंक तो खुद इन्वेस्टमेंट बैंकर भी हैं, कि उन्हें अंदाजा ना हो कि इस तरह की गाइडलाइंस बदली कि 3 दिन इशू खुला रहेगा और उसके चलते इन्वेस्टर्स अपना हाथ खींच लेंगे? इस लॉजिक में कितना दम है? नहीं, कोई हाल फिलहाल मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गाइडलाइन बदली है। QIP प्राइसिंग और जो इशू गाइडलाइंस है उसके अंदर कोई बदलाव जरूर आया था, पर काफ़ी महीने पहले आया था। हाल फिलहाल में, और ये QIP इशू जो है ये तो काफ़ी दिनों से चर्चे में भी है और बड़ी इशू है, तो काफ़ी काम भी हुआ है इसमें। तो मेरी समझ तो ये है कि अभी कोई ऐसी नई डेवलपमेंट नहीं है सेबी के यहाँ से, मेरे नॉलेज में नहीं है, ना कोई मैंने अखबार में पढ़ा है, ना कोई ऐसी उनकी प्रेस रिलीज आई है जिसके अंदर कोई बदलाव हुआ हो। तो हल्दिया साहब, फिर तो जो राणा कपूर जी कह रहे हैं वो बात मानने लायक है नहीं कि आप ही कह रहे हैं कि देखिए कोई चेंजेस हुए नहीं है। क्या लगता है क्या हुआ होगा फिर? क्या लालच था राणा कपूर साहब को कि ऊपरी प्राइस बैंड में पैसा आए तो लेंगे, नीचे आएगा तो नहीं लेंगे, और वही होता हुआ दिखा, ऊपर इतना पैसा मिला नहीं और कुछ लोगों ने फिर जो एप्लीकेशंस देनी थी वो दी नहीं? क्या लगता है क्या हुआ होगा? ये कहना बड़ा मुश्किल है और मैं कोई गेस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा तथ्य नहीं है कि मैं ये आपको बता सकूं कि एक्चुअली में क्या हुआ। पर यह जरूर होता है कई बार इश्यूज के अंदर, और ये यस बैंक के लिए जरूरी नहीं है कि हुआ होगा, पर कई इश्यूज के अंदर दिक्कत ये आ जाती है कि आपने जो पहले रोड शोज किए हैं और आपका जो स्टॉक का मूवमेंट चल रहा है और जो इन्वेस्टर रिस्पांस बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि ये तो है नहीं कि QIP कोई सडनली अनाउंस होती है, ये पाइपलाइन में रहती है, पहले बोर्ड अप्रूवल होते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और इशूअर्स जो हैं वो बड़े इन्वेस्टरों से बात करते हैं और एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि इशू का रिस्पांस कैसा रहेगा। तो ये सारा काम किया जाता है और उसके बाद ही QIP इशू अनाउंस की जाती है। कुछ ऐसा हुआ होगा, मैं कह नहीं सकता क्या हुआ है, क्योंकि हो सकता है आज या कल में कुछ और डिटेल्स मालूम पड़े। मैंने इसके अंदर कोई अभी तहकीकात भी नहीं की है, पर ये जरूर हो सकता है कि कई बार इन्वेस्टर का रिस्पांस जब एक्चुअली इशू खुलने वाला होता है तो उस समय आपका अगर फीडबैक ऐसा आता है कि रिस्पांस सही नहीं आने वाला है या जिस प्राइस पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो प्राइस पे बिड्स नहीं आने वाली हैं, तो फिर इशू को पोस्टपोन कर देता है। पर यस बैंक में क्या हुआ ये कहना बड़ा मुश्किल है। चलिए सर, एक बार यस बैंक को साइड में रखते हैं, छोड़ देते हैं। मैं आपका 40 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है कैपिटल मार्केट का, मैं आपसे एक सिंपल राय प्रमोटर्स के लिए लेना चाहता हूं जिनको बाजार से पैसा जुटाना है, खास तौर से तब जब आपके स्टॉक लाइफ हाई पर चल रहे हो, एक साल में डबल हो चुके हो। क्या ये ठीक नहीं है कि 25-50 रुपए के 2-5% के लालच को छोड़कर अगर बाजार भारी भरकम इशू में पैसा दे रहा है, लालच न करके ले लिया जाए, मिल रहा है उसको? क्योंकि ये हमने 2007-8 में हाल ही में देखा कि इस तरह से जो प्रमोटर्स ने लालच किया या जो अड़कर रह गए वो बाद में रह गए, जिन्होंने ले लिया वो सुखी रहे। तो क्या ये एक लेसन सभी प्रमोटर्स के लिए है? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि जब ऑफर पर सेल नहीं होता है तो सारा पैसा कंपनी के अंदर आता है, तो वो लालच वाली बात उतनी मायने नहीं रखती, जबकि अगर फ्रेश कैपिटल रेज किया जाता है। जब ऑफर पर सेल होता है जिसके अंदर प्रमोटर खुद अपना स्टॉक बेच रहा है, IPO में, FPO में, कहीं पे भी, तो उस समय लालच जरूर आता है कि मैक्सिमाइज करें क्योंकि आपके घर में पैसा आने वाला है। दूसरी बात ये होती है कि आप प्राइसिंग को जब करते हैं तो आप पीयर ग्रुप को देखते हैं, आप अपने खुद का हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट देखते हैं और फिर आपको ये लगता है कि सस्ता बेचना
शायद मुनासिब नहीं होगा, ऐसा कई प्रमोटर समझते हैं कि अगर मेरे को मार्केट एक्स प्राइस दे सकता है तो मैं एक्स माइनस क्यों बाजार को दूं। इसमें कई बार इज्जत की बात आ जाती है, कई बार एडेमेंसी हो जाती है, कई बार प्रमोटर सुनता नहीं है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की या मार्केट की और अपनी प्राइस पे अड़ जाता है। हमने आईपीओस के अंदर कई बार देखा है जैसे कि प्राइस पे रिवाइज करनी पड़ी, इशू खुला 3 दिन खुला रहा, रिस्पांस नहीं आया, फिर एक्सटेंड करना पड़ा। ये सब वो केसेस हैं जहाँ पे कि प्रमोटर्स कई बार अड़ जाते हैं कि हमको तो यही प्राइस चाहिए, इस प्राइस से कम हम नहीं जाएंगे, और फिर या तो इशू को कैंसिल करना पड़ता है या फिर प्राइस को रिवाइज करना पड़ता है। तीसरा ये होता है कि कई बार पीई इन्वेस्टर्स होते हैं कई कंपनीज के अंदर और वो एक्सपेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस, और अगर वो प्राइस नहीं मिलती है तो फिर इशू के अंदर दिक्कत आ सकती है। तो मोटा मोटी ये रहता है कि इसमें लालच भी होता है, थोड़ी इज्जत प्रोटोकॉल भी होता है, थोड़ा सा मार्केट के अंदर साख बना कर रखना होता है। कई बार ये होता है कि सस्ता बेचना सही नहीं होता है, पर मैं ये मानता हूं कि अगर आप इन्वेस्टर्स के लिए कुछ छोड़ेंगे तो ये आपके स्टॉक के लिए अच्छा है, आपकी रेपुटेशन के लिए अच्छा है, और इन्वेस्टर आपको फिर तिबारा चौबारा बाद में जब आपको पैसा चाहिए होगा तो और सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। एक और राय आपके सामने रखते हैं। हल्दिया साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। फिनसेक लॉ एडवाइजर्स के फाउंडर संदीप पारेख भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पारेख साहब, इतने सारे QIPs आए, पहले तो हमने कभी नहीं सुना कि सेबी के नियमों में फेरबदल हो गया है। इनफैक्ट एक QIP मदरसन सुम्मी का तो खुला हुआ है ही। ये जिस तरह से ड्रामा हुआ है इस QIP को लेकर, क्या एक क्वेश्चन मार्क उठता है इस QIP के ऊपर, और आप कैसे रीड करें इन सब डेवलपमेंट्स को? देखिए, आपने एकदम सही वर्ड यूज किया, ड्रामा, क्योंकि इसमें कोई रेगुलेशन में 2012 के बाद कोई चेंज नहीं हुआ है और कुछ मिनिमम ओपन पीरियड रखने का कोई इशू नहीं है। मेरे ख्याल से सिंपली कमर्शियली फेल हो गया, क्योंकि मार्केट प्राइस जो है वो इशू प्राइस से कम हो गया, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स बोलेंगे कि अभी मार्केट से हमें सस्ते में मिल रहा है तो हम महंगा क्यों ले। तो मुझे लग रहा है सिंपल कमर्शियल इशू है, इसमें कोई सेबी का ना कोई कॉम्प्लिकेशन है, ना कोई फेलियर है, ना कोई चेंज है। सो मुझे नहीं लगता ऐसे कोई इश्यू हुआ है जिसके कारण फेल हुआ है। सिंपल डिमांड एंड सप्लाई इशू है। तो आपने एकदम साफ शब्दों में ये कह दिया कि न तो पिछले कई सालों में गाइडलाइंस बदली है, तो पूरी तरह से डिमांड इशू वाला मामला है। और ये शुरू से लग रहा था, जिस तरह से बार बार राणा कपूर साहब से पूछा जा रहा था कि प्राइस बैंड क्या है, फ्लोर प्राइस क्या है, वो हमेशा एक ही बात पर अड़े थे कि सारी बिड्स 1400 पे आ रही है, 1410 पे आ रही है, हम वहीं पर करेंगे। तो क्या कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि पारेख साहब लास्ट मोमेंट पे कुछ बड़े इन्वेस्टर्स पीछे हट गए? देखिए, लॉजिक यही कहेगा कि अगर मार्केट में मुझे सस्ते में मिल रहा है तो मैं QIP में क्यों लूंगा। तो इन्वेस्टर भी अपनी जगह पे सही है, उन्होंने कहा कि यहाँ से मार्केट से हम ले लेंगे, हमें बिकॉज उनका भी फाइडेंशियरी ड्यूटी होता है, उनके जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके एंड इन्वेस्टर्स हैं, उनको कि चीपेस्ट प्राइस पे उनको शेयर खरीद के दें। तो वो लोग भी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, और अगर कंपनी को अगर एक्स प्राइस के बिलो रेज नहीं करना है तो कंपनी भी अपनी जगह सही है, कोई गलत नहीं है, पर सेबी को ब्लेम करना मेरे हिसाब से गलत है। दो बड़े दिग्गज जो सेबी के मामलों की बड़ी जानकारी रखते हैं, और दोनों ही कह रहे हैं कि किसी तरह के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। गोल्डमैन सैक्स, मोतीलाल ओसवाल और खुद येस बैंक, 3 बड़े दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंकर जो गाइडलाइंस के बारे में न जानते हो, ये मानना थोड़ा मुश्किल है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हल्दिया साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार से समझाने के लिए। तो येस बैंक आज रहेगा सुर्खियों में। अब बड़ा सवाल एक और बचा है, गिरेगा कितना और कहां सपोर्ट लेगा, इसका जवाब इस ब्रेक के बाद देंगे। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। संदीप वागले जी, मयूरेश जोशी जी, आशीष चतुर्मोहता जी हमारे साथ जुड़े हुए थे ही, और 2 और खास मेहमान अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेहरबून ईरानी और राकेश बंसल। आप दोनों का भी स्वागत है। राकेश, हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक से पहले येस बैंक के ऊपर। ये बताइए, येस बैंक का स्टॉक आज कितना गिर सकता है? आप एक काम करिए, चार्ट देखिए, निकाल कर रखिए। एक हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपसे इस सवाल का जवाब हम मांगेंगे। फिलहाल SGX निफ्टी देखिए दबाव के साथ कारोबार करता हुआ 22 अंक नीचे। ब्रेक के बाद पहला सौदा हासिल करेंगे।